नमस्कार मेरे चीतों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और मैं आपको करवा रहा हूं आर्मी क्लर्क और जो स्टोर कीपर हैं उसके प्रैक्टिस सेट्स। तो जिस जिस लड़के ने या जिन जिन लड़कों ने जो रेस निकाल दी है वो हमारे साथ डेली लाइव आकर 7 बजे तैयारी करेंगे और पेपर निकालने की गारंटी मैं दिलवाऊंगा। आप बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। 50 के 50 प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगा लिए तो गारंटी देता हूं कि आप पेपर को फाड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूं। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट का नंबर है वो कौन सा है? तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? यानी कि मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? चलिए बताइए जरा। ऑप्शन ए है हमारा कंबन, बी है विज्ञानेश्वर, सी है अमोघवर्ष वर्ष, या फिर डी है चाणक्य। तो किसने लिखी है? ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर वी। मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है? यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए कितने न्यूनतम व्यक्तियों का उपस्थित होना जरूरी है? चलिए बताइए जरा। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है कुल सदस्यों का 1/3 भाग, बी है हमारा कुल सदस्यों का 1/4 भाग, सी है हमारा कुल सदस्यों का 1/6 भाग, और डी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा को चलाने के लिए मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए उपस्थित जनों की वो कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10। अब जरा लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आता है? हमारे अनुच्छेद नंबर 81 में आता है हमारा लोकसभा। इस समय वर्तमान में हमारे स्पीकर कौन है लोकसभा के? तो वर्तमान में जो हमारे स्पीकर हैं वो है हमारे ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य कितने होंगे लोकसभा में? कितने हैं इस समय? 543 हमारे जो है वो कुल सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? ऑप्शन नंबर ए हमारा HK मोनकेशा, बी है हमारा KS भाटिया, सी है KN चौधरी, या फिर डी है OP मल्होत्रा। चलिए बताइए जरा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, HSK मोनेक्शा जो है वो हमारे प्रथम फील्ड मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी है 1950, सी है 1936, या फिर डी है 1927।
चलिए बताइए जरा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर सही होने वाला है सी। ऑप्शन नंबर सी 1936 ऑल इंडिया रेडियो। कब का है ये? 1936 का। लेकिन 1957 से ये किस नाम से जाना जा रहा है? हमारा आकाशवाणी। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 1936 में था। 1936 से लेकर 1957 तक, 1957 से लेकर अब तक ये किस नाम से चल रहा है? आकाशवाणी। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है हमारा ए 24 जनवरी, बी है 28 फरवरी, सी है 15 अप्रैल, या फिर डी है 11 जुलाई। बताइए जरा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, वो क्या है? 11 जुलाई। इसको क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ऊर्जा, बी है दाब, सी है वेग, या फिर डी है त्वरण। तो कौन सी एक इनमें से अदिश राशि है? तो अदिश राशियां क्या होती हैं ये भी हमें पहले पता होना चाहिए। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है वो कहलाती हैं अदिश राशि, और जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो कहलाती हैं सदिश राशि। तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दाब जो है वो हमारी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसके अलावा चाल है और दूरी है, ये भी कैसी राशियां हैं? ये भी अदिश राशि हैं। और बाकी की जो ये ऊर्जा है, वेग है और त्वरण है, ये कैसी राशियां हैं? ये हमारी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यानी कि इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? ए है हमारा बॉक्साइट, बी है हेमेटाइट, सी है कैल्कोपायराइट, या फिर डी है फ्लोस्पार। ठीक है, बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अयस्क क्या होता है? ये ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमें धातुएं जो है वो प्राप्त होती हैं। हेमेटाइट किसका है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? एक लोहे का अयस्क है। किसका? लोहे का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइबो न्यूक्लियर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, या फिर रेनबो न्यूक्लियर एसिड। बताइए जरा।
तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायु क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए है तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या फिर डी कार्बनिक का वाष्पिक रूप। चलिए बताइए, आप लोग बताइए जरा। चलिए देखिए, ना तो वायु एक तत्व है और ना ही यौगिक है और ना ही कार्बनिक का वाष्पित रूप है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, जिसमें गैसें होती हैं, धूल मिट्टी के कण भी पाए जाते हैं। ये क्या होता है? मिश्रण होता है एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा रतौंधी, बी है गंडमाला, सी है स्कर्वी या फिर डी है रिकेट्स। चलिए बताइए जरा। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो mars.org दर्शाता है। ए ऑप्शन है हमारा सदस्य का नाम, बी है डोमेन का नाम, सी है रेंज का नाम या फिर डी है सर्च इंजन का नाम। बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन का नाम। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, ये क्या दर्शाएगा? @ के बाद वाला ये डोमेन का नाम बताएगा। जिस तरह से email.com होता है, @gmail.com होता है, @yahoo.com होता है, इसी प्रकार से ये mars.org यानी कि @ के बाद वाला क्या दर्शाएगा? हमारा डोमेन का नाम बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीडी का विस्तारित रूप क्या है? एलसीडी का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लीड क्रिस्टल डिवाइस, बी है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, सी है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या फिर डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीडी का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम निम्न में से कौन होगा? यानी कि एक ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज जो रीयूजेबल हो, उसको बार बार यूज किया जा सके, उसका टिपिकली एक्रोनिम निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है CD, बी DVD, सी रोम या फिर डी CDRW। क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा CDRW। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब यहां पर एक और आया है रोम।
रोम क्या होता है? एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो क्या होता है ये होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी और ये होता है हमारा रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को कौन बताता है कि उस इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? यानी कि ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर को ऐसा कौन बताएगा कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, इसका यूज कैसे किया जाए? कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर ए है यूटिलिटी, बी है नेटवर्क, सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर डी है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यूटिलिटी। कौन बताएगा? यूटिलिटी बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं उनसे किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टोरेज फाइल, बी है डाटाबेस फाइल, सी है वर्कशीट फाइल, या फिर डी है डॉक्यूमेंट फाइल। बताइए जरा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किस प्रकार की डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती हैं। ठीक है, अब जो हमारा पोर्शन शुरू होने वाला है वो हमारा पोर्शन शुरू होने वाला है मैथ का। यानी कि इसके साथ जो आगे 10 क्वेश्चन आएंगे वो कौन से होंगे? मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो? यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी? तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी 6 अंकों वाला आया था, इसमें क्या आया है? इसमें 4 अंकों वाला आया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कितने भी अंकों की हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम उतने ही अंकों में क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स 9 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। अब हमारे पास संख्या आ गई। अब क्या करना है हमें? वर्ग किससे बनता है? स्क्वायर से, यानी कि 2 संख्याओं के जोड़े से बनता है। तो जोड़े जोड़े लेकर इसको संख्याओं को पीछे से क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे इसके। अब ये हमारा जोड़ा बन गया 99। क्या बन गया? 99। अब हमें इससे कम वाला क्या देखना है? इसके पास में कौन सा वर्ग आता है? तो कौन सा वर्ग आएगा इसके पास में? 9 का वर्ग ही आएगा। 9 नेमा 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी कि 99 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 और 1 9 लिख लेंगे यहाँ पर। तो 9 नेमा कितना हो गया? 81 हो गया। कितना हो गया? 81 हो गया। 9 में से 1 गया बचा 8, और यहाँ 9 में से 8 गया बचा 1। कितना? 1। अब क्या होगा? जब नीचे आगे वाली संख्या उतारेंगे तो जितनी यहाँ गुणा करी थी
उतना ही जोड़ के नीचे लिख लेंगे, यानी कि +9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब और आगे वाली संख्या क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। अब हमें इस 18 में कौन सी एक संख्या बढ़ा के लिखनी चाहिए कि उतनी ही संख्या से गुणा करने पर इसके बराबर या इससे थोड़ा सा कम मान आ जाए। ठीक है, तो 9 टाइम्स फिर से जाएगा ये, तो ये 9 टाइम्स जाएगा तो ये बनेगा आपका कितना बनेगा, 1701। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। तो जो हमारी शेष निकल कर आया है, क्या निकल कर आया, शेष निकल कर आया है, वो आया है हमारा 198। अगर ये 198 नहीं होता तो ये 189 से पूरी बार से कट जाता, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो हमने ली थी उसमें से 198 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 9 में से 8 गया, बचा 1, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9। कितना आ गया हमारा, 9801। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाग विधि से मासा। कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड किया तो ये कितनी बार में गया, एक बार में गया। ये आ गया हमारा 15 में 6 गया, बचा 9। अब फिर से किसको कर देंगे, 360 को कर देंगे। किसको कर देंगे, 360 को। तो कितनी बार चला गया, 4 टाइम्स में चला गया, पूरा कट गया। तो वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ा से बड़े से बड़ा क्या गुणनखंड होगा इन दोनों का, तो कौन सा होगा, जो हमारा कटता है उसी का वो ही हो जाता है हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 90। 90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए 18 है हमारा, 5000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ब्याज हमें निकालना है, मूलधन कितना दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है हमें 5000। कितना दे रखा है, 5000 मूलधन दे रखा है। कितने, 2 वर्ष, कितनी दर दे रखी है, 4% की दर से और 2 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 चौका 200, 200 दूनी 400। कितना आ गया हमारा, 400 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले पढ़ेंगे इसको। एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों कार्य को निम्न
समय में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 24 दिन, बी है 25 दिन, सी है 30 दिन या फिर डी है 32 दिन। चलिए जरा करके बताइए। चलिए एक कार्य कितने दिन में कर सकता है भैया? 60 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक ही करेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए, एक की कार्य क्षमता जो है कितनी हो जाएगी? एक। कितनी हो जाएगी? एक। अब आगे पढ़िए, वह 15 दिन कार्य करता है। ए कार्य करता है कितने दिन? 15 दिन। कितने? 15 दिन। तथा और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को किया। तो बी कार्य कितने करेगा? बी जो है वो कितना कार्य करेगा? टोटल कितना था? 60। ए ने कितना कर दिया? 15। अब कितना बचेगा? 45 दिन। कितना बचा? 45 दिन। तो अगर हम यहां से एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना चाहें तो निकाल पाएंगे? एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी, टोटल वर्क कितना? 45। बी कितने दिनों में बचा हुआ काम करेगा? 45 दिनों में। कितने दिनों में? 45 दिनों में। लेकिन कितने में किया उसने? 30 दिनों में। कितने में? 30 दिनों में। कार्य कितना बचा था भैया? 45 दिन का कार्य बचा, क्योंकि एक तो छोड़कर चला गया 15 दिनों के बाद। तो 60 में से 15 गया तो 45 दिन तो ये बच गए। अब उसने कितने समय में पूरा किया? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई कितनी? 3/2। कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए अब क्या पूछ रहे हैं कि दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं, यानी कि दोनों जो है वो कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी कार्य करेंगे कितने दिनों में? अभी पता चलेगा। देखिए भाई, वर्क बराबर क्या होता है? टाइम अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए। टोटल टाइम कितना था भैया? 60 दिन का। और एफिशिएंसी ए की कितनी है? 1 है। और बी की कितनी निकाली अभी हमने? 3/2। कितनी निकाली? 3/2। तो यहां पे तो रहेगा 60 ही। और यहां पे अगर हम करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। अब हम जब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? गुणा में। तो क्या हो गया? 60 गुणा 2/5। 5 से 60 कट गया 12 बार। 12 दूनी कितना आ गया? 24 दिन। कितना आ गया? 24 दिन। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? 24 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? ठीक है, तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है हमें 300 मीटर। कितनी दे रखी भैया? 300 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो मीटर में दे रखी है और यहां पर भी सेकंड में समय दे रखा है। तो हम 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदल लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा। 18 चौका 72 होते हैं, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड।
चाल क्या आ गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब फॉर्मूला लगा देंगे भैया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है 300 मीटर और चाल दे रखी है कितनी, 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 30 काटा तो कितना आया, 15 सेकंड। कितना आया भैया, 15 सेकंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y को हल करेंगे तो इनमें से क्या आने वाला है। चलिए जरा आंसर दीजिए। चलिए इसको लिख लेंगे जरा, 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y। तो सबसे पहले गुणा करेंगे इसकी इससे, ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से इसकी करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी करेंगे इससे गुणा, प्लस 2x बाई। अब क्या होगा, अब करेंगे इसकी गुणा फिर से किसकी, इससे, माइनस का, ये किसका, माइनस का, माइनस का 3 दिया 9x बाई, और फिर क्या होगी, इसकी गुणा होगी इससे, यानी कि माइनस का 3 बाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये माइनस का 9xy है, ये प्लस का 2xy है, तो ये 6x स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस का 9xy से प्लस का 2xy जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 7xy, और ये माइनस का 3y स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। ये हमारा बन गया हल होके। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, 55, 56, 55, 54, 53, 55, 53, 51 और 57 का बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है, चलिए जरा पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं। ये जो हमें दे रही, ये जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से जिस संख्या की सबसे ज्यादा बारंबारता होगी, यानी कि जो सबसे अधिक बार आ रही होगी, वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो क्या इनमें से कोई एक ऐसी कॉमन संख्या है जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल है, 55, 55, 55 3 बार हो रहा है भैया 55 का। और कोई क्या संख्या है संख्या, क्यों नहीं है भाई, 53 और 53। लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, 55 का हो रहा है। किसका हो रहा है, 55 का हो रहा है। तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 55 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है आपके लिए कि 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा। चलिए जरा जोड़ते हैं, 1/2 प्लस 1/4, नीचे लासा ले लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6/8, और इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौका 8। तो आंसर हमारा निकल के आने वाला है वो है 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भैया, बोल रहे हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए 93, बी 97, सी 89 या फिर डी 87। बताइए जरा।
तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तथा एक से विभाजित होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए आप। सबसे पहले ये बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये होगी हमारी 99। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99। अब 99 से थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। 99 कट जाता है भैया, 33 के पहाड़े में 3 बार कट जाएगा, 99 आ गया। ठीक है, 11 से भी कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य नहीं होगी। 48 फिर उसके बाद पीछे आएंगे तो क्या होगा, 98 होगा, ये भी कट जाती है, 14 के पहाड़े से कट जाएगी। ठीक है, और 7 के पहाड़े से भी कट जाएगी। ठीक है, अब इससे पहले आएंगे 97। 97 जो संख्या है, क्या वो किसी संख्या से कट पा रही है? क्या आप काट सकते हैं 97 को? नहीं काट सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा औसत का। किसका? औसत का। पूछ रहे हैं कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत हमारा निकल के आ जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और टोटल कितने हमारे अंक कितने बैठ रहे हैं पद भैया? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने बैठ रहे हैं भैया? 7 पद बैठ रहे हैं। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 133 बटे 7, और 133 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है भैया 19। कितना आता है? 19। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें किसके मिलेंगे? इंग्लिश के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? इंग्लिश के मिलेंगे। तो 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमारे इस पैसेज से दिए गए हैं, और इसी पैसेज को देख के हमें वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस? यानी कि पैसेज में मेनली मुख्य रूप से किस चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्डियोलॉजी, बी है डाइट एंड स्ट्रेस फैक्टर्स इन हार्ट अटैक्स, सी है सीजनल एंड टेम्परल पैटर्न फॉर हार्ट अटैक्स, या फिर रिस्क फैक्टर्स इन हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम पैसेज पढ़ेंगे शुरू से। As heart disease continues to be the number 1 killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. High fat diets and life in the fast lane have been known to contribute to high incidence of heart failure, but according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising. Heart failure example appears to have seasonal and temporal patterns. ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा
26 का कौन सा वाला सही हो जाएगा? 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीजनल एंड टेम्परल पैटर्न्स ऑफ हार्ट अटैक्स। पैसेज से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर्स आपको पैसेज में ही दिया होगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनका आंसर सेम टू सेम पैसेज में और ऑप्शन में सेम टू सेम होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन देखने के लिए पैसेज पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल काउज ऑफ मैनी हार्ट अटैक्स। यानी कि इस पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा एक पॉसिबल कारक नहीं हो सकता किसका? ज्यादातर हार्ट अटैक्स का। तो ऑप्शंस अब बाद में देखेंगे या ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, लोअर हार्ट रेट, या फिर सी डी है इंक्रीज इन हार्मोन्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पैसेज पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ नहीं, पैसेज पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ लिया। A higher percentage of heart attacks occurs in cold weather and more people experience heart failure on Monday than on any other day of the week। क्या कह रहे हैं ये कि जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है हार्ट अटैक्स की वो ठंडे मौसम में आती है और सबसे ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं हार्ट फेलियर को कब? मंडे, यानी कि सोमवार के दिन जो है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि सोमवार के दिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं देन एनी अदर डे ऑफ वीक। इन एडिशन इसी के साथ पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक्स इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर वेकिंग। कार्डियोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड दिस मॉर्निंग phenomenon in the mid 1980 and have since discovered a number of possible causes: an early morning rise in blood pressure, heart rate, and concentration of heart stimulating hormones, plus a reduction of blood flow to heart may all contribute to higher incidence of heart attacks between the hours of 8 AM and 10 AM। क्वेश्चन मिल गया भैया, आंसर भी मिल गया होगा उम्मीद करता हूं आपसे इसी की लाइन में। ठीक है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट रेट हो सकता है और हार्मोन्स हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता भैया? लोअर हार्ट रेट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? लोअर हार्ट रेट नहीं हो सकता। अगर हृदय की गति थोड़ी सी कम भी हो जाए फिर भी आपको हार्ट रेट पड़ने के चांसेस नहीं है, बहुत कम है। लेकिन ब्लड प्रेशर कम होगा फिर भी आएगा, इंक्रीज होगा तब भी आएगा, और हार्मोन्स में इंक्रीजन होगा तो बढ़ोतरी होगी फिर भी आने के चांसेस रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटेड एज पॉसिबल रिस्क फैक्टर। यानी कि किसको बताया गया है एक पॉसिबल रिस्क फैक्टर? गेटिंग मैरिड, रेनी वेदर, ड्राइविंग फास्ट, या फिर ईटिंग फैटी फूड्स। किसको बताया गया है? जरा भैया पैसेज में पढ़ के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा किसको बताया गया है। जो स्टैटिक्स हैं रिवील दिखाती हैं दैट हार्ट अटैक रेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स इन द फ्यू इमीडिएटली preceding and following their birthdays, and unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts, though stress is thought to be linked in some way to all of the aforementioned risk factors. Intense research continues in hope of future comprehending why and how heart failure is triggered। तो भैया ना तो इसका शादी करने से कोई मतलब है, ना ही रेनी वेदर से, और ना ही ड्राइविंग फास्ट। जो रिस्क फैक्टर बताया गया है वो क्या बताया गया है? ईटिंग फैटी फूड। बर्थडे पार्टी होती है भैया, मोमोज चाउमीन खाओ हैं, मजे लो। जो ऑयली, ज़्यादा ऑयली फैटी
जो बसा बढ़ाता है हमारे शरीर में, फैट बढ़ाता है, ऑयली जो हम चीज़ें खाते हैं उनसे, उनको खाने से हमारे ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। 29 है एज यूज्ड इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बेस्ट रिप्लेस वर्ड ऑफ रिवील। यानी कि रिवील का सिनोनिम क्या होगा, इन चारों को देख के बताना है। ऊपर जो पैसेज में यूज हुआ है बता देता हूं कहां पे यूज हुआ है। देखिए भाई कहां पे यूज हुआ है रिवील, ये देखिए रिवील कहां पे हुआ है, यहां पर हुआ है भैया रिवील। देखिए इस रिवील का स्टैटिक्स शो, यानी कि जो स्टैटिक्स है वो दिखाते हैं। रिवील मीन्स शो करना, क्या करना, शो करना। तो रिवील का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ऑब्जर्व। ए नंबर है हमारा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब ग्रहण करना। बी नंबर है शो, एक्सप्लेन विस्तार रूप से बताना। मीन थोड़ा कठिन वाला, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा शो। क्या हो जाएगा, रिवील का मतलब शो करना। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज इन्फर। यानी कि पैसेज जो है हमें क्या शिक्षा दे रहा है, या क्या बताया गया है इसमें कि वी नाउ फुली अंडरस्टैंड हाउ द रिस्क फैक्टर्स ट्रिगर हार्ट अटैक्स। वी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ द रिस्क फैक्टर ट्रिगर हार्ट अटैक्स, या फिर वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक्स। और डी है हमारा वी हैव रिसेंटली बिगन टू स्टडी हाउ टू रिस्क फैक्टर्स वर्क। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है भैया, बी वाला। अभी पढ़ा है कि वी डू नॉट नो फुली अंडरस्टैंड, हम ये अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो हार्ट अटैक्स को, कौन सा एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, कैसा रिस्क फैक्टर है जो ट्रिगर करता है, केंद्र करता है किसको, हार्ट अटैक्स को, ठीक है। 31 से 34 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। चलिए भैया शुरू करते हैं। we shall fail dash we are industrious। क्या है, we shall fail हम विफल हो जाएंगे, we are industrious हम कैसे हो जाएंगे, यानी कि अनलेस, अगर हम कैसे हो जाएंगे, इंडस्ट्रियस उद्योगपति हो जाएंगे। इंडस्ट्रियस का उद्योगपति नहीं मतलब जो ज्यादा कमाने वाले हो जाएंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या हुआ, थर्टी टू जो हमारा क्वेश्चन है वो है वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन म्यूजिक। यानी कि वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन कॉमन डैश म्यूजिक, बिसाइड, बिलो, अमंग या बिसाइड्स। यानी कि ये बोल रहे हैं इनमें से एक प्रीपोजिशन हमें यूज करनी है। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, पीछे। बिलो का मतलब नीचे। अमंग का मतलब जब दो लोगों में बांटा जाए तो क्या होगा, बिटवीन होगा, और दो से ज्यादा में बांटा जाएगा तो अमंग होगा। तो ये तीनों तो नहीं लग रहा है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा। यानी कि हमारे पास और भी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं करने के लिए, किसके अलावा, बिसाइड्स म्यूजिक। भैया गाने सुनने के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं जो हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, उसे यह आशा है, वह यह उम्मीद करती है, आशा करती है कि उसका जो बेटा है कैन रिटर्न, लौट सकता है,
शुड रिटर्न लौटना चाहिए, मे रिटर्न लौट सकता है, या कुड रिटर्न। तो भैया देखिए ना तो शुड होगा और ना तो कुड होगा, क्योंकि ये दोनों भैया पास्ट में चले गए। अब बचा कैन और मे। कैन क्या होगा? कैन वहां पे लगता है जब आपकी शक्ति की बात आती है, मापने की बात आती है, क्या भाई ये काम कर सकता है। और मे कहां पे लगता है? मे लगता है जहां पर हमें उम्मीद हो, कोई होप हो, या हम कोई विश करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? मे रिटर्न, यानी कि उसको उम्मीद है कि उसका जो बेटा है वो क्या है, लौट आएगा। शी सक्सीडेड ड्यू टू हर डैश वर्क, मोस्ट हार्ड, मोर हार्ड, नन ऑफ दीज, या फिर हार्ड। यानी कि सी सक्सीडेड, वह सफल हुई, ड्यू टू हर, किसके कारण? वर्क, मोस्ट हार्ड वर्क, मोर हार्ड, नन ऑफ दीज या हार्ड। तो ड्यू टू हर हार्ड वर्क, भैया अपने कठिन परिश्रम के साथ। कठिन परिश्रम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, ठीक है। अगला भैया आ गया फिर से पैसेज। क्या आ गया? फिर से पैसेज आ गया है। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंटेनियरिंग, यानी माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स। यानी कि जो पहाड़ चढ़ना है वो अलग है फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स, किसी भी दूसरे खेल से, स्पोर्ट से, बिकॉज क्योंकि it is risky and dangerous, it can be fatal, it is most thrilling and exciting, there is no competition between individuals, या फिर none of the above। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे भैया, ठीक है, पढ़ लो भैया पैसेज। माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि पर्वत चढ़ने को क्या है कि राजा माना जाता है स्पोर्ट्स का। बट मैन हैव लिव्ड अमॉन्गस्ट द माउंटेन्स सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से भी पहले से जो मैन है, मनुष्य है, वो रहता आ रहा है इन जगहों पर, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ जो है वो इन जगहों के हिस्से पर अभी भी हैं। एज इन द एंडीज में है, हिमालयाज हैं, और डिफिकल्ट माउंटेन जर्नीज हैव इनएविटेबली बीन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, हाउएवर सम ऑफ पीक्स वर इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की जो सिटीज की जो चोटियां हैं, पीक्स हैं, वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं चढ़ना। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट वाइल मॉडर्न माउंटेनियर्स प्रीफर डिफिकल्ट रूट्स फॉर द ग्रेटर एंजॉयमेंट स्पोर्ट्स, द अर्ली क्लाइंबर्स लुक्ड फॉर द easiest ones। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, द इंडिविजुअल्स मेकिंग अप अ पार्टी मस्ट क्लिम टुगेदर एज ए टीम फॉर दे डिपेंड वन अनदर फॉर देयर सेफ्टी। तो क्या हो जाएगा हमारा कि इट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल लिविंग इन द एंडीज एंड हिमालयाज मेड माउंटेन जर्नीज बिकॉज। जो पीपल, जो लोग जो हैं भैया, जो एंडीज में रह रहे हैं या हिमालयाज के आसपास में रह रहे हैं, उनके लिए ये जर्नी जो है कैसी हो जाती है? अच्छी हो जाती है। क्यों? वो लोग सबसे ज़्यादा माउंटेन जर्नीज क्यों करते हैं? It was a kind of sport. They had to undertake them their day-to-day life. They lived in prehistoric time of the challenge offered the difficult journey. तो भैया इसका तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं, पैसेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ है, क्योंकि उन्होंने उस पर्वत को बड़े
मतलब जब वो बड़े हो रहे थे तब, पर्वत बड़े नहीं हो रहे, जब वो लोग बड़े हो रहे थे उन्होंने उस पर्वत को देखा है दिन भर दिन, यानी कि दिन पे दिन उन्होंने उस पर्वत को देखा और उनको समझ है उस पर्वत की। 37 है माउंटेनियर्स क्लिम्ब एज अ टीम बिकॉज। अब पीछे अभी पैसेज में पढ़ा था कि जो माउंटेनियर्स हैं वो एक साथ एक टीम के रूप में चढ़ते हैं, क्यों? द हाइट इज टू मच फॉर वन इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक के लिए हाइट ज्यादा हो जाएगी, या फिर द कंपटीशन इज बिटवीन द टीम एंड द पीक, जो कंपटीशन होता है वो टीम और पीक के बीच में होता है, या फिर दे हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी, या फिर देयर इज नो कंपटीशन अमॉन्ग देम। तो क्या हो जाएगा? दे हैव नो रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी, ऑन ईच अदर सेफ्टी, दे हैव टू रिलाई ऑन, यानी कि उनको एक दूसरे पर भरोसा है और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 38 क्वेश्चन है हमारा, टू प्रेस इन लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स, यानी कि अभी दिखा देता हूं आपको, ये जो आया है टू प्रेस, इसका मीनिंग पूछ रहे हैं भैया, तो जरा देख लेंगे। हाउस ओवर टेम्पटिंग इट मे बी टू प्रेस ऑन एंड ट्राई टू रीच द समिट। तो टू प्रेस का मीनिंग क्या होगा? क्या होगा? टू स्ट्रगल इन ए फोर्सफुल मैनर, टू फोर्स अपॉन अदर्स, टू वर्क फियरलेसली, या टू कंटिन्यू इन ए डिटरमाइंड मैनर। तो क्या होगा? टू प्रेस का मतलब होता है कि एक ही, जिस तरह से पिछले लोग चले आ रहे हैं उसी तरह से एक आदर्शवादी के रूप में चलते चले जाना, टू कंटिन्यू इन ए डिटरमाइंड मैनर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही होने वाला है। द एसेंट ऑफ एल्पाइन पीक ऑफ मैटरहॉर्न इन 1865 वाज रिस्पॉन्सिबली फॉर, किसके लिए उत्तरदायी थी 1865 की एल्पाइन पीक ऑफ मैटरहॉर्न? तो भैया देख लेंगे जरा 1865 कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए मिल गया, जरा ध्यान से देखेंगे। Popular interest in mountaineering increased considerably after the ascent of the alpine peak of Matterhorn in 1865 and Edward Whymper's dramatic account of the climb and fatal accident which occurred during the descent. तो माउंटेनियरिंग इंक्रीज्ड, यानी कि माउंटेनियरिंग जो पर्वतारोही है वो और ज्यादा बढ़ी। क्या हुआ? बड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग। ठीक है। 40 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो बड़ा है और किसी भी आइलैंड के इस दुनिया के। ठीक है। तो नो अदर आइलैंड, नो अदर से तो मतलब ही नहीं होता। सुपरलेटिव में क्या होता है भैया? सुपरलेटिव में द प्लस EST डिग्री जो साथ में लगी होती है। देखिए बी है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट देन एनी अदर, भैया द लार्जेस्ट भी आ गया और देन भी आ गया, ये तो कैसे भी नहीं होगा। नो अदर, फिर ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही नहीं है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा कि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ कैंडिड पॉलिटिशियन। अब क्या करना हमें? नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन अंडरलाइंड पार्ट, यानी कि जिस पर अंडरलाइन हुई है उसका हमें क्या करना? उसके पास वाली सबसे मीनिंग यानी सिनोनिम बतानी है। तो कैंडिड का मीन्स होता है
कैंडिड क्या होता है? जो हमारे साथ बहुत ही घुला मिला हुआ हो। क्या होता है? घुला मिला हुआ हो, उससे बात करके हमें ऐसा लगे कि हम उसे पहले से ही जानते हैं। तो ये हमारा फियरलेस, हमें डर नहीं लगता। कैसे डर बिना, मतलब फियरलेस, जो नरेंद्र मोदी वो फियरलेस पॉलिटिशियन है, या फेथफुल है, विश्वासपूर्ण है, या फिर सॉफ्ट स्पोकन, आराम से बोलते हैं, या फिर फ्रैंक हैं? तो क्या है वो? बहुत ही ज्यादा क्या है? कैंडिड पॉलिटिशियन है, फ्रैंक पॉलिटिशियन, यानी सबसे घुले मिले रहते हैं। He had a reputation of being a prudent businessman. उसकी जो रेपुटेशन है वो कैसे बिजनेसमैन की तरह है? एक स्किलफुल, या वेल्दी, या डिसऑनेस्ट, या केयरफुल। तो प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल, टेक केयर करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल। शकील इज वेरी डिस्क्रेट वाइल डिसाइडिंग हिज करियर। यानी कि शकील जो है वो कैसा है? बहुत ही डिस्क्रीट है अपना डिसीजन लेने में, करियर में। ठीक है, तो ए है कनिंग, सी ऑब्स्टिनेट, या बी है सेंसिबल, या फिर डी है फियरलेस। तो कैसा है? सेंसिबल है। कैसा है? सेंसिबल। डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार। क्या होता है? समझदार। कैसा है? समझदार है वो। सेंसिबल मीन्स समझदार है अपने डिसीजन लेने में। 44 से 46, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू अपोजिट मीनिंग इन द इटैलिसाइज्ड वर्ड ऑफ फ्रेज। यानी कि जो वर्ड इटैलिक लेटर, यानी इटैलिक बोल्ड में लिखा हो, इटैलिक में लिखा हो, उसका हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो सेल्फ रिलायंस हैज बीन अडॉप्टेड। क्या है? अडॉप्टेड। क्या है? अडॉप्टेड एज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन मॉडर्न इंडिया। तो अडॉप्टेड का हमें क्या बताना है? यहाँ पर एंटोनियम बताना है। अडॉप्टेड मतलब ग्रहण किया गया, और ग्रहण करने का एंटोनियम करेंगे तो क्या होगा? ठुकराना। क्या होगा? ठुकराना। लेकिन ये अडॉप्टेड किस में है? मॉडर्न इंडिया एक प्लानिंग में है। तो यानी कि एक ये योजना के रूप में बनाया जा रहा है, और योजना में ही हम इसको हटाएंगे। तो रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना। तो मना जब कर देंगे तो किसी को डायरेक्टली मना कर देंगे। तो रिफ्यूज्ड इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट पूछ रहे हैं। और सेकेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। डिनाइड, मना करना, भी बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों भी, ये तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा? डिस्कार्डेड। यानी कि किसी चीज में जुड़ा हुआ था, अडॉप्टेड यानी कि जुड़ा हुआ था, और अब क्या हुआ? उसे डिस्कार्डेड कर दिया गया, हटा दिया गया। 45 है, हिज अपॉइंटमेंट वॉज कंफर्म्ड लास्ट मंथ। वर्ड कौन सा है हमारा? अपॉइंटमेंट। यानी कि उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो कंफर्म्ड हुई कब? लास्ट मंथ। अपॉइंटमेंट क्या होती है? ज्वाइनिंग। जब हम कहीं पर ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपॉइंटमेंट। इसका क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट, सस्पेंशन, डिस्चार्ज, या फिर डिसमिसल। तो क्या हो जाएगा हमारा? डिसमिसल। क्या हो जाएगा? डिसमिसल। अपॉइंटमेंट मीन्स नौकरी पे लगा दिया, या डिसमिसल कह दें, इसका एंटोनियम हो जाएगा तो नौकरी से हटा देना, किसी पद से हटा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिसमिसल हो जाएगा हमारा सही आंसर। फोर्टी 46 है हमारा, सी हैज अ पैशन फॉर इंडिजिनियस गुड्स। उसके अंदर एक पैशन है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। किसके लिए? अपने लोगों के प्रति। किसके लिए? अपने लोगों के प्रति। ये क्या है? ये हमारा वर्ड है जिसका हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। नेटिव क्या होता है? अपनी जगह। क्या होता है? अपनी जगह पर होना नेटिव होगा। फॉरेन, बाहरी लोग। क्या होंगे? बाहरी लोग, विदेशी लोग। सिली, चीप। तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉरेन हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? फॉरेन। क्या हो जाएगा? फॉरेन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से 49। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यानी कि इनमें से जो चार पार्ट, जो सेंटेंसेस को तोड़ के रखा है चार पार्टों में, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? तो ऑप्शन तो
पहले देख लेंगे, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग escalated इन द लास्ट 1 ईयर और नो एरर। तो कौन से पार्ट में लग रहा है आपको, बताइए जरा, कौन से पार्ट में लग रहा है? चलिए, ड्यू टू इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब कोई चीज किसी के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जो रहने का जो सलीका है, रहने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती थी, खाने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो पिछले साल से क्या हो गई? बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है यानी कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और पूर्ण कालिक कौन सा होता है आपका? परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस है तो भैया ये सेकंड फॉर्म दे रखी है। अरे भैया थर्ड फॉर्म दे रखी है? नहीं दे रखी है। थर्ड फॉर्म दे रखी है तो जाहिर सी बात है इससे पहले क्या आएगा? हैज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो कौन सा वाले हमारे ऑप्शन में एरर है? कौन से वाले पार्ट में? सी वाले में। कौन से? सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए। आ इंटरेस्टिंग बुक आ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस, नो एरर। चलिए बताइए इसमें क्या है? आर्टिकल का एरर है। क्या है? आर्टिकल का एरर है। जब ये हमारा जो इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इसका उच्चारण लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा? बताइए भैया, ऐसे ही तो लिखूंगा मैं इसको इंटरेस्टिंग। तो हमारा क्या निकल रहा है? बॉबिल भैया शुरू हो रहा है, तो बॉबिल से शुरू होने वाले से क्या लगेगा? एन लगेगा। अगर कौन से वाले पार्ट में एरर है? हमारे ए वाले पार्ट में क्या है? एरर है। ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आ जाइए। इन इंडिया, भारत में देयर आर मैनी पुअर्स, नो एरर। बताइए क्या होगा इसमें? भारत में देयर आर मैनी पुअर्स, भारत में क्या है? बहुत ज्यादा गरीब हैं या गरीबी है? बहुत ज्यादा गरीबी है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? भैया ऐसे नहीं लगेगा। पुअर जो होता है आपका वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो हमारे कौन से वाले पार्ट में? सी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि जो न्यूज है वो इतनी अच्छी है कि इसको मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सेम ऐसी ही मीनिंग देगा, ऐसा ही सेंस देगा? सेंटेंस बदलना है लेकिन इसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो ए है हमारा, द न्यूज इज सो गुड दैट इज कैन नॉट बी ट्रू, कि न्यूज जो है वो इतनी अच्छी है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू, ट्रुथ। ठीक है, तो ये तो भैया बिल्कुल ही नहीं होगा। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैंट बी ट्रुथ। तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होने वाला है। कौन सा? ए। तो 50 के 50 क्वेश्चंस हो गए भाइयों, 50 के 50 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। जिनकी रेस निकल गई है वो तो तैयारी करेंगे ही, जिनकी रेस नहीं निकली है वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगली बार रेस निकालेंगे और तब तक अपनी तैयारी को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। मेरे साथ आप, मैं वादा करता हूँ 50 जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो 50 के 50 आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। बचेगा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन एक भी बच के नहीं जाएगा, वही आएगा, पूरा छपेगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने जो भी साथी हैं आपके वो तैयारी कर रहे हैं क्लर्क की, ठीक है, और स्टोर कीपर की, तो उनके लिए भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और उनके लिए कहें कि हमारे साथ वो जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।